आज वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है और अब वो 5 स्टार फील्ड मार्शल के तौर पर पाकिस्तान की तारीख में जाने जाएंगे। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं और इसके अलावा दूसरे दिफाई और जंगी मामलात के ऊपर हमसे बात कर रहे होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद, साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। इनसे हम पूछेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर से ये जो बयानियाँ बना रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है और असल में जो लड़ाई थी वो चीन पाकिस्तान बमुकाबला हिंदुस्तान थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है। इसके साथ हम सियासी मामलात के ऊपर भी तवज्जो देंगे। सेनेटर फैसल वावडा की तरफ से हमला हुआ, अज़मा बुखारी ने उसका जवाब दिया। अज़मा बुखारी नजम सेठी से भी कोई इतनी खुश नज़र नहीं आती, तो मैं जानना उनसे चाहूँगा, उनसे बात करके कि क्या वजह है कि ये ताबड़तोड़ हमले इस वक्त हो रहे हैं, इस वक्त इसकी गुंजाइश है या नहीं है। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का पैगाम फैलाने के लिए हुकूमत की तरफ से डेलीगेशंस जा रहे हैं। इसके अंदर अपोजिशन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था, हमारा अपना मानना ये है, लेकिन हुकूमत कहती है कि मुवाफिक माहौल वो बनाते ही नहीं है और अगर हम उनको इन्विटेशन देंगे तो उसको इनकार कर देते हैं। राना आतिफ रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। बात का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद, साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे हमने बुनियादी तौर पर बात करनी है पाकिस्तान और चीन के उस ताउन के बारे में जिसके ऊपर ब्लूमबर्ग ने भी एक स्टोरी की और ये एक बयानिया हमें हिंदुस्तान से नज़र आ रहा है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये जंग लड़ी है। लेकिन उससे पहले जो हॉटेस्ट न्यूज़ है आज की, वो जनरल आसिम मुनीर का ये नया ओहदा, एजाज़ी ओहदा जो है उसके हवाले से है। तो एक सवाल ये कि अब इनके पास 5 स्टार्स हैं एज फील्ड मार्शल, तो ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उनके सिस्टम में ये कैसे फिट इन होते हैं, क्योंकि ये ही इज अ 5 स्टार जनरल नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा, मैं भी 1 मिनट पहले ही आपकी इस बात से 1 मिनट पहले टीवी स्क्रीन पे ये देख रहा हूँ, तो मुझे जो जो इस फील्ड मार्शल के स्टेटस के बारे में पता है वो मैं आपके व्यूअर्स से शेयर कर लेता हूँ। और उससे पहले मैं जनरल आसिम मुनीर को और पाकिस्तान आर्मी को बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि उनको अल्लाह ने एक बहुत अहम एजाज अनायत फरमाया है। फील्ड मार्शल बुनियादी तौर पे एक ऑनरी रैंक है, अभी जो मुझे इससे पहले पता है, और ये इसका जो क्राइटेरिया है वो होता है कि ये अवार्ड किया जाता है गैर मामूली परफॉर्मेंस पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो होती है मिलिट्री ऑफिसर्स की, डिस्टिंग्विशेबल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जो होती है, उस पर अवार्ड किया जाता है। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसकी तारीख के अंदर फील्ड मार्शल ना हो। अच्छा, ये एजाजी रैंक प्रिंसेस को और किंग्स को भी मिलता रहा तारीख में, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। अच्छा, हमारे खित्ते में भी लोगों को ये एजाजी रैंक मिलता रहा है। आमतौर पे लोग बात करते हैं फील्ड मार्शल अयूब की और फील्ड मार्शल मानिक शाह की। अच्छा, वो जब फील्ड मार्शल अयूब और फील्ड मार्शल मानिक शाह की बात करते हैं तो कई लोग ये भी आर्गूमेंट दिया करते थे कि शायद इसका क्राइटेरिया ये है कि कोई भी जनरल अगर 2 फ्रंट्स पे जंग को एक ही टाइम पे कंट्रोल कर रहा हो तो फिर उसको ये अवार्ड मिलता है। ऐसा नहीं है। देखें, इंडिया के अंदर 1948, 49, 47 में जो उनके चीफ थे, जो बाद में एम्बेसडर भी रहे बड़े मशहूर में मुल्कों में, KM किरियापा, तो वो भी फील्ड मार्शल थे। अच्छा, हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में भी 3 फील्ड मार्शल रहे। एक 20वीं सदी के आगाज में थे नसरुल्ला, फिर ये अब्दुल रशीद दोस्तम को फील्ड मार्शल का अवार्ड मिला, फ़हीम को मिला। तो ये तो यूरोप में अगर आप देखेंगे तो रशिया में इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी आपको, जर्मनी में इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी, फ्रांस में मिलेगी। तो जब भी बैटलफील्ड के ऊपर कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है तो उसको ये एजाजी रैंक दिया जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट क्या अनाउंसमेंट की है, क्या उन्होंने इसके क्या बताया है कि इस एजाजी रैंक के उन्होंने इंटरप्रेट कैसे किया है, बट मुझे जो समझ है वो यही है कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से मिलता है। और ये तो आने वाले वक्तों में जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो भी ये इस चीज का एतराफ करेंगे कि ये जो डिसीजन किया था 9-10 की रात को जनरल आसिम ने, ये एक्सेप्शनल था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ये फियरलेस डिसीजन था।
बहुत ही जरूरतमंदाना डिसीजन था। और आप एक बहुत एक्सपीरियंस आदमी हैं, आपको पता है कि आर्मी चीफ, खास तौर पे जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है, उस पे छोटे से छोटे फैसले से लेके बड़े से बड़े फैसले तक कितने दबाव होते हैं। बिकॉज पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक और आईने में, एक और पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। तो जिस तरह उन्होंने वो सारे प्रेशर्स हैंडल किए और जिस जरूरतमंदाना तरीके से फैसला किया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस तो है। ओके। जहां तक बात है कि फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि ये एजाजी रैंक है और वो एक तरह की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ वाला जो अरेंजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इससे फर्क पड़ेगा। ठीक, ठीक है। ये वो अपॉइंटमेंट सीनियर है हमारे राडिकल स्ट्रक्चर के अंदर, और वो अपॉइंटमेंट जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ की, वो सीनियर देगी। ठीक है, ये वजाहत तो बड़ी ज़रूरी थी कि इसका सियाक व सबाक क्या है। अभी आपने गैर मामूली परफॉर्मेंस की जिक्र की, मैंने इंट्रो में बात की कि हिंदुस्तान के अंदर से मुझे बयानिया बनता हुआ एक नज़र आ रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी भी करवाई कि चीन ने बैटलफील्ड के ऊपर पाकिस्तान के साथ रियल टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बड़ी मदद की। और वो एक बयानिया ये बना रहे हैं कि असल में हिंदुस्तान की कुटाई जो हुई है वो सिर्फ पाकिस्तान के हाथों नहीं हुई है। हिंदुस्तान के सामने तो एक अलायंस थी, गैर रस्मी अलायंस, लेकिन बड़ी अहम अलायंस, जिसमें चाइना भी शामिल था। तो मैं ज़रा आपके असेसमेंट चाह रहा हूँ, उस बयान को कैसे देखते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंडिया वाले कहीं ये नहीं बात करते कि अगर पाकिस्तान की चाइना के साथ अलायंस है तो वो बैनुल अक़वामी कवानीन में किस कानून के खिलाफ है, या बैनुल यूएन के चार्टर के किस क्लॉज के खिलाफ है। तो अगर इंडिया की पूरी दुनिया में मिलिट्री अलायंसेज हैं, वो हार्डवेयर भी खरीद रहे हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी भी खरीद रहे हैं, हर तरह की एग्जाम्पशन भी उनको मिल रही है, एनएसजी से लेकर हर चीज में। तो पाकिस्तान की अगर किसी मुल्क के साथ अलायंस हो तो उसके ऊपर तो कोई तनकीद नहीं की जा सकती, पहली बात यह है। दूसरी जो मुझे समझ आती है कि वो क्यों ये पोजीशन ले रहे हैं, मुझे लगता है दो बड़े मकासद हैं उनके। एक, जो हर शख्स इंडिया में इस वक्त जो कि जिसकी जिसकी आवाज की कोई पहचान है, वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं बीजेपी पे, उनकी उनकी आर्म फोर्सेस पे भी, और उनकी सीनियर मोस्ट लीडरशिप पे, मोदी साहब पे भी। तो उसमें अभी कोई ना कोई एक्सक्यूजेस तो ढूंढनी है अपने लोगों के लिए, और उनको बताना है कि भाई पाकिस्तान अकेला होता फिर तो कोई मसला नहीं था, ये तो चाइना साथ आ गया तो इसलिए मसला हुआ। और दूसरी बात जो उनका बड़ा मकसद है, वो इंटरनेशनल ऑडियंस को, खास तौर पे वेस्ट को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर हमें आपने रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का स्टेट की बात की है और बनाना भी है, तो अभी आपको और बहुत कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि चाइना को हम इस तरह जो कुछ है हमारे पास उसे हैंडल नहीं कर सकते। तो और सामान इकट्ठा करने के लिए और कैपेबिलिटीज देने के लिए भी ये प्लाई यूज किया जा रहा है। अब आ जाते हैं, जरा इसको तफसील से देखते हैं कि कहाँ चाइना की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ सकती थी पाकिस्तान को। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी राफेल नहीं गिरता अगर चाइना वाले एक ईडब्ल्यू की और जैमिंग कैपेबिलिटी और फला 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 ना देते। तो जहाज तो पाकिस्तान आपके पहले भी गिराता रहा है। जब एम आलम ने इतने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, जिसको दुनिया आज भी रिकॉग्नाइज करती है, और ओवरऑल पीएफ की 1965 परफॉर्मेंस को रेट करती है दुनिया, तो उस वक्त कौन सी सैटेलाइट और कौन सी कैपेबिलिटीज थी? जब कारगिल में आपके जहाज टारगेट हुए तो उस वक्त कौन सा सैटेलाइट ऊपर आके खड़ा था? जब 2019 में आपके दो जहाज गिरे तो उस वक्त कौन सा सैटेलाइट ऊपर आके खड़ा था? अभी JF-17 की अगर बात करते हैं तो रातों रात छुपा के तो सामने कोई नहीं ले आए। कौन सा एयर शो है जिसमें पाकिस्तान में और इंडिया ने पूरी दुनिया में JF-17 को शो केस नहीं किया एज जॉइंट वेंचर? एंड कौन रोक सकता है पाकिस्तान को और चाइना को जॉइंट वेंचर करने से? अच्छा, अब बात है दूसरी सतह पे। अब वो कहते हैं कि जी वो जो अगर S-400 भी टारगेट हुआ तो चाइना की वजह से था, फलां चीज टारगेट हुई तो चाइना की वजह से। ऊपर से जरा शुरू करते हैं मुख्तसर तरीके से। LOC के ऊपर कश्मीर में तो बुनियादी तौर पे जो चीज वहां इस्तेमाल हो रही थी, मोर्चों में बैठे जो सोल्जर्स हैं उनके अलावा तोपखाना इस्तेमाल हो रहा था। और वो तोपखाना कहाँ फायर कर रहा था इंडिया की तरफ? वो कर रहा था उनकी पोस्टों के ऊपर, उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर, उनके एमुनिशन डंप्स के ऊपर, उनके सप्लाई डंप्स के ऊपर, उनके बेसिस के ऊपर जो कश्मीर में है। अब अगर कोई इंडिया में ये कहना चाहे कि पाकिस्तान के लोग जो LOC पे बैठे हुए हैं आधी सदी से ज्यादा अरसा गुजर गया है, और उनको पता नहीं है कि सामने इंडिया की पोस्ट कौन सी है, कौन क्या नाम है उनका, कितने बंदे उधर होते हैं, इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका बटालियन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका फलाना डंप कहाँ पे है, तो वो एक अहम काना बात है। इसी तरह उनको भी हमारी सारी लोकेशन का पता है। तो आपकी हर वो पोस्ट जिसपे बहुत इफेक्टिव फायर गिराया आर्टिलरी ने और डायरेक्ट फायरिंग वेपन ने, जब उसने सफेद झंडा खड़ा किया तो उससे पहले क्या चाइना वाले उनको बता रहे थे कि ये सामने पोस्ट है, इस पे मारो?
लेकिन जल्द से मैं जरा बाउंड्री में। हाँ, मैं चाह रहा हूं कि आप इस तरफ आए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पोस्टों को टारगेट करने के मामले पर वो ये आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हैं। इस तरफ आते हैं जी। अच्छा, इस तरफ आ जाए। जो 26 के 26 टारगेट चुने पाकिस्तान आर्मी ने और बता दिया डीजीआई इस बयान में वो 26 के 26 टारगेट कौन से हैं, बुनियादी तौर पे एयर बेसिस से जहां से वो जहाज उड़े और उन्होंने हमारे यहां 9 सिविलियन टारगेट्स को टारगेट किया। तो वो 26 के 26 जो एयर बेसिस थे, जो उनके साथ उनके मिलिट्री बेसिस थे, कौन कहता है कि वो हमें नहीं पता कि वो कौन से? मुझे रिटायर हुए 1.5 साल हो गए। मुझे अगर आप जैसलमेर, जहां से इन्होंने टारगेट स्टार्ट करना शुरू किया पाकिस्तान एयरफोर्स और लैंड फोर्सेस में, ऊपर तक पूछो तो मैं आपको रिटायरमेंट के बाद भी बता सकता हूं कि उनके एयर बेसिस कहाँ कहाँ है। तो एयर बेसिस पे क्या फायर हुआ था? तो खाना फायर हुआ था, हैवी आर्टिलरी फायर हुई थी, और अल फतेह फायर हुआ था। तो तो अल फतेह के जो ट्रायल होते रहे हैं पहले पिछले 3 साल में, क्या हर दफा जो इंटरनेशनल कवानीन है और जो हमारे बामी अरेंजमेंट हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं किया कि आज इसका ये ट्रायल हो रहा है? अभी अल फतेह का जो रॉकेट निकलता है कि उसको अदमपुर पे जाके गिरना है और उसके लिए चाइना की मदद चाहिए कि वो वहां जाके गिरे, तो ये तो अहम काना बात है। तो वो सारे बेसिस भी पता थे और जो हथियार इस्तेमाल हो रहे थे उनका भी पता थी। इश्यू ये है राफेल के ऊपर आके वो ज्यादा बात करते हैं। और अच्छा, मैं ये जुर्रत करूंगा ये दावा करने की कि ये सिर्फ वक्त की बात है, आने वाले लोग बताएंगे, खुद बताएंगे उनके मिलिट्री एनालिस्ट, कि ये जो जहाज गिराया था इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो था ही था, लेकिन बुनियादी चीज जिसने फर्क डाला वो पायलट की स्किल थी और जो पायलट ने टैक्टिस अडॉप्ट की वो थी। ये सामने आ जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं यहां पर एक सवाल पूछ पाऊं, एक मैं सवाल पूछ पाऊं कि पायलट की जो एफिशिएंसी और महारत है वो तो अगर आपके पास 6 डायमेंशंस वाली एयरफोर्स है, वो किसी निज़ाम के अंदर इंटीग्रेटेड है, उस निज़ाम के अंदर रियल टाइम उसको मालूमात भी मिल रही हैं, डायरेक्शन भी आ रही हैं, क्योंकि ये तो ज़ाहिर बियॉन्ड विजुअल रेंज है, आमने सामने तो नहीं खड़े हुए। तो जो वो मुकदमा बनाते हैं वो कहते हैं जी इस सारे के अंदर चाइना घुसा हुआ था। अब बात यह है ना कि वही बात है कि ये जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी ना, इसको आने वाले दिनों में जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो कहेंगे कि ये एक आजकल एक टर्म बड़ी यूज हो रही है मिलिट्री लैंग्वेज में, वो है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन था पूरी दुनिया के लिए, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। अभी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर क्या है कि लैंड फोर्सेस को आप मोबिलाइज नहीं करते, वो एक दूसरे के सामने नहीं आती, और आपके पास जितनी नीश कैपेबिलिटीज हैं, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस कैपेबिलिटीज हैं, उनको एक डिस्टेंस पे रह के आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अब यही बात है कि जो चीजें यूज की गई, JF-17 या J-10 यूज किया गया, जो अल-फतेह यूज किया गया, जो आर्टिलरी यूज की गई, उसके लिए कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी की जरूरत थी जो पाकिस्तान के पास नहीं है? अगर आप पिछले 10 साल में और खासतौर पे पिछले 5 साल में पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर खरीद रहे हैं और सोचते हैं कि पाकिस्तान उसके ऊपर के आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके जो साइंटिस्ट हैं और जो प्लानर हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो सो के बैठे रहेंगे और कहेंगे बस देखते हैं जब जंग होगी फिर देखेंगे। हर एक चैलेंज का, हर एक थ्रेट जो आप पोज करेंगे वो उसका जवाब बनाएंगे। और ये अगर आप कहते हैं कि आपके पास एक अपनी सिलिकॉन वैली है और आप आईटी में एक मुकाम रखते हैं दुनिया में, तो क्या पाकिस्तान में के पास आईटी के ऊपर कोई ह्यूमन रिसोर्स, कोई कैपेसिटी नहीं है? और हमारा एक सिविल अदारा है, चलें दूर मिलिट्री के अदारों को छोड़ दें, सिविल गवर्नमेंट के तहत अदारा है NRTC, सबको पता है वो कहाँ है, वो क्या है। तो मैं इंडिया के एनालिस्ट को कहता हूं कि वो इस वक्त चेक कर लें कि दुनिया के उनकी NRTC की सलाहियत की वजह से दुनिया के कितने मुल्क उससे सिक्योरिटी सोल्यूशन ले रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और फार ईस्ट में। तो आप क्यों समझते हैं कि हम लोग किसी चीज का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे? कौन सी ऐसी चीज है जो इंटरनली पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है? वो कहते हैं सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट रियल टाइम। जब इतना बड़ा साइंटिफिक बेस नहीं था, साहब आखिरी बात, जब इतना बड़ा साइंटिफिक बेस और पोटेंशियल नहीं था, सारी दुनिया की रुकावटें थी, तब न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया गया। तो वो जैमिंग कैपेबिलिटी नहीं बना सकते हैं। आपके ड्रोन सारे गिराने के लिए अगर ऑर्लिकन इस्तेमाल की गई, तो आपको नहीं पता कि ऑर्लिकन 30 साल से हमारे पास है। जो रियल टाइम टुवर्ड्स द एंड, रियल टाइम
सैटेलाइट डाटा और इमेजरी, जी जी। वो बात करते हैं कि वहाँ पर चाइना की मदद थी। ज़ाहिर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ मालूमात मेरे पास में है, लेकिन मैं आपसे जानना चलिए चाहूँगा। मैं इस पे भी एक ब्रीफ सा कमेंट मैं इस पे बताइए। भी एक ब्रीफ सा कमेंट कर देता हूँ। जी चलो भाई, मैं इस पे भी ब्रीफ सा कमेंट कर, जब उनके राफेल के पैकेज जिनके साथ Su-30s भी थे, उनके मार्जिस भी थे, और भी कॉम्बिनेशन थे, वो जब एयरबोर्न हुए, तो इस तरह से जो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग हो रही थी, जो इधर से जहाज एयरबोर्न थे, क्या वो 1950 वाले जहाज थे कि उनके रडार पे नहीं आना था कि फलान जगह पे फलान जहाज उड़ रहा है? उस वक्त उस पायलट को चाइना का कौन सा बंदा बता सकता था कि भाई ये परली तरफ आपसे 200 किलोमीटर दूर ये वाला जहाज उड़ रहा है? कौन से कॉकपिट में डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाइना के साथ हो सकता था? और ये जो पायलट ऑब्जर्व कर रहा था कि अब उन्होंने उन 9 टारगेट पे अपना पे लोड फायर कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसको टारगेट किया, तो कोई उनको रियल टाइम कॉकपिट में ये बता रहा था कि भाई अभी उन्होंने फायर कर दिया करो? वो खुद ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके पास ये कैपेबिलिटी थी रियल टाइम की। अब अल नसर अगर फायर करना है आदमपुर में या इसके बठिंडा एयरबेस के ऊपर फायर करना है, तो उसको कोई बताएगा कि भाई तुम नसर फायर करने लगे हो, इस पे वेपन सिस्टम पे ये डिग्री लगाओ, ये कैलकुलेशन लगाओ, हमने चाइना में बैठ के देख लिया कि आपसे इतनी दूर टारगेट है, फलान जगह पे है, इस शहर के लेफ्ट पे है, और इसमें फायर करो? क्या इनको पता नहीं था? नहीं था पहले जो इधर बैठे हुए हैं? कौन सी रियल टाइम के इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। जल साहब, बहुत बहुत सारी चीज़ों की वजाहत हुई। ये बड़ा जानना ज़रूरी है कि हमारी अपनी सलाहियत कितनी कारामद थी, और हिंदुस्तान के अंदर ये जो आर्गूमेंट बिल्ड हो रहा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है। स्टे ट्यून्ड। सियासी माहौल भी गर्म है। कल सेनेटर फैसल वावडा ने 2 टीवी प्रोग्राम्स के अंदर मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर शदीद तनकीद की। थड़ उसका फिर आगे से जवाब आया, और वो जवाब जो है अब ट्रेंड कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अज़मा बुखारी साहबा, जिन्होंने बहुत सारे ये जवाब ख़ुद तराशे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि इस किस्म की लड़ाई क्या इस वक्त जचती है या नहीं। अज़मा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया वज़ीर इत्तलात और नशियात पंजाब की हैसियत से। हम समझते हैं कि आपको हर मामलात के ऊपर जवाब देना होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया आपकी तरफ से? आपने तो जो है सेनेटर साहब को काफ़ी उधेड़ा है, खामोश दरगुजर करते जाने देते कि नहीं? बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखिए, वो बहुत दफ़ा बहुत कुछ फरमा रहे होते हैं और हम उनको दरगुजर ही करते हैं, बिकॉज हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं। एक्चुअली ही इज़ नोबडी। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, वो क्या सियासी जमात से उनका कोई किसी से ताल्लुक़ है, कोई साथी से जद्दोजहद है उनकी। और बात यह है कि जब पूरी जंग चल रही थी उस वक़्त मौसूफ खुद कहाँ थे, पहला तो सवाल यह है। फिर ये कि जब वो उठते हैं, इतनी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, मियाँ साहब के बारे में, और एक अजीबो गरीब किस्म का ना उन्होंने एक लाइन क्रिएट की हुई है, और वो एक तफरका डालने की बात नहीं होती, जैसे उस तरह की बातें करते हैं। और हमने कई दफ़ा उनको दरगुजर किया है, बिकॉज मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि ही इज़ नोबडी। बट देखिए, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, ज़ाहिर है हम भी एक अटैचमेंट है हमारी लीडरशिप के साथ। एक लिमिट होती है बर्दाश्त की भी, फिर जब बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो मैंने तो वैसे यकीन मानिए तलत साहब, इससे बेज़रर जवाब जो है वो मैं नहीं दे सकती थी। और मेरे बहुत सारे सख्त जवाब मेरे दिमाग में आए, लेकिन मैंने वही हालात का जो है वो तकाजा देखते हुए मैंने उस रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। सो आई होप के रिस्ट्रेन का मुजाहरा मैं आगे भी कर सकूं, बट इट डिपेंड्स ऑन हिम। बेसिकली ये बात यह है कि वो हैं कौन। वो उनको रोज़ बिठा लिया जाता है, फिर वो प्रोमिनेंट होने के लिए टेंशन सीकर्स नहीं जिस तरह की वो हरकतें करते। अब वो देखें, इस तरह की बात ना करते तो फिर वो हाईलाइट ना होते ना, उनको पूछता ही पहले कोई नहीं, ना उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई आगे है ना पीछे है। वो खुद ही मौसूफ जो है वो तर्जुमान बने होते हैं, वो क्या क्या गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सो इसलिए चाइना का शाहरुख खान के अलावा मेरे पास सस्ता जो है वो, उसके अलावा कोई बेहतर कॉनोटेशन मुझे मिली नहीं जी। अच्छा, आपका जो की तरफ से जो गुस्सा है उसकी डायरेक्शन नजम सेठी की तरफ भी आई? आपने उनकी चिड़िया को नो बिल्कुल नहीं। आपने कहा ना उन चिड़िया पता नहीं बूढ़ी हो गई है या क्या हो गया है, उसको तब्दील कर दें। मतलब ये कोई वक्त है वैसे ऐसी बातें करने का? बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए हमें। आप किस काम में पड़ गई?
नहीं, मैं नहीं पढ़ गई। देखिए बात यह है कि मैंने बल्कि अगला जुमला भी मेरा बोल देना प्लीज़। जो मैंने कहा कि उसके बाद जिस तरह से तलत नरेंद्र सेठी साहब को बैश किया गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो जो इनकी वो थी वज़ीर आज़म की तरह उनको ब्रीफिंग दी गई, उनको पता नहीं क्या हुआ। ये मैंने इसीलिए मैंने कहा कि वो हमेशा, आपको पता है, वो अपनी चिड़िया को कोट करते हैं कि उनके पास कोई चिड़िया है जो उनको खबरें ला के देती है। तो मैंने इसलिए जो एहतरामन ये गुजारिश की कि जो उनको ख़बर देता है, जो चिड़िया है उनकी, वो अब जो है वो ज़ईफ़ हो गई है शायद, वो सही और जो मुस्तनद ख़बरें हैं वो उन तक नहीं पहुंचा रही, और जिसकी वजह से खामखा वो जो है वो मजाक बन रहे हैं, उनको लोग जो है मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मुस्तनद खबर क्या है इस हवाले से? देखिए, मुस्तनद ख़बर तो अब कई दफ़ा मुख्तलिफ जो सोर्सेज के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ बता चुकी है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। किसी ने जो है वो इमरान खान को ब्रीफिंग नहीं दी, बल्कि अब तो उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं, बैरिस्टर गौहर भी शायद ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, ना इमरान खान साहब ने हमें को बताया कि कोई ऐसी मीटिंग हुई है। तो मुस्तनद खबर यह है कि इस तरह की किसी मीटिंग का, हाँ, फिर इतने मतलब कॉन्फिडेंस से उसकी बात करना वो यकीनन मुनासिब नहीं, जचता नहीं सेठी साहब को। लेकिन आपने भी तो काफ़ी सारे बयान दिए। आपने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे और उन्होंने ये सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया, तो इसकी भी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है ना। आपकी अपनी पार्टी से जब हम पूछते हैं तो वो मरकजी लोग जो है वो कहते हैं जी कि सान तो नहीं पता। नहीं, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब सबसे मेन आदमी हैं जो इस पूरे ऑपरेशन के अंदर जो है हर चीज़ में पार्ट एंड पार्सल थे। और मेरे इस बयान के गालिबन अगले ही दिन उनका जो है आसमा शराजी साहबा के साथ एक प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आखिरी 2-3 दिन जो है वो मियाँ साहब बिल्कुल वज़ीर आज़म हाउस में भी मौजूद थे और तमाम वो काम कर रहे थे जो एक मैच्योर सियासी लीडर को, एक पाकिस्तान के 3 दफ़ा रहने वाले साबिक वज़ीर आज़म को करने चाहिए थे। और उसकी बहुत सारी और डिटेल्स हैं, वो जब पार्टी बेहतर समझेगी तब बता दी जाएंगी। लेकिन जाहिर है मियाँ साहब का एक स्टैचर है, उनके ताल्लुकात हैं बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी, बाकी आलमी रहनुमाओं से उनके जो है अब तो ख़ानदानी और ज़ाती ताल्लुकात भी बन चुके हैं। अब टर्की है, चाइना है, UAE है, सऊदी अरब है। अब इनके साथ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक एसोसिएशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो जो भी अपना रोल वो प्ले कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनके छोटे भाई हैं और वो हमेशा हर अहम मामले के ऊपर, छोटे से छोटे मामले से लेकर बड़े से मामले तक, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड भी लेते हैं, उनसे राय भी लेते हैं, उनका मशवरा भी लेते हैं। और फिर वो PMLN के जो है वो कायद हैं, उनकी तो मंजूरी और मशवरे के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। जो उनका रोल उस वक़्त था, ये तब तमाम चीज़ें जब डिज़ाइन हो रही थी, जब ये बातचीत हो रही थी, जब जो कुछ जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू हो रही थी, वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि मेरा ख्याल है कल या आज शायद स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी उसको एंडोर्स किया है कि मियाँ साहब हर चीज़ का पार्ट थे। तो ये लहदा बात है कि ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दी। तो उनको भी फील्ड मार्शल बना देना फिर। नहीं, वो फील्ड मार्शल नहीं बन सकते ना। नहीं, सिविलियंस को मिलता है आजादी ओहदा है, सिविलियंस को मिल जाता है, इतना उन्होंने काम किया, तो उनको भी बना दे, 2 बना देना उनको। नहीं, इनको जो ओहदा मिल चुका है ना, उनको पाकिस्तान की आवाम ने 3 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्कीद बनाया है, उन्होंने एटमी धमाके किए हैं, उन्होंने वही थंडर तैयारे जो हैं जिन्होंने राफेल तक गिरा दिए, वो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को लाके दिए। उन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है और इन रिटर्न लोगों ने उनको जितना प्यार और जो वो दिया है वो हर ओहदे से बलातर है। बिल्कुल। आखिर में ये जो आपने कहा कि आप उम्मीद करती हैं कि अगली मरतबा भी आपका जब्त बरकरार रहेगा, तो अगर इस किस्म की बातें जारी रहीं तो ज़ाहिर है आपकी तरफ से तो गोलाबारी नहीं रुकेगी। देखिए, मेरी चॉइस नहीं होती। और आप एक बात तलत साहब ज़रूर अप्रिशिएट करिए प्लीज़, कि मैं कभी इनिशिएट नहीं करती। मैंने हमेशा दरगुजर, अब तो ख़ास तौर पे जब से मैं इस हुकूमती ओहदे पे आई हूँ, मैं बहुत माइल्ड रहने की कोशिश करती हूँ, मैं दरगुजर से काम लेती हूँ। लेकिन एक लिमिट है। अगर लीडर्स की तौहीन और मशगला बना दिया जाए, तौहीन करने का, बदतमीज़ी करने का, चॉइस ऑफ वर्ड्स देखिए उनके क्या हैं।
तो उसके ऊपर फिर जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, और जहाँ जवाब देना ज़रूरी हो, दैट इज़ माई ड्यूटी कि मैं वो जवाब दूँ, वो मुझे देना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी। जंग जारी है और जो मुल्क अंदरूनी तौर पर अच्छा दाव खेलेगा उसका नुक्ता नज़र भारी होगा। दोनों तरफ से डेलीगेशंस भिजवाए जा रहे हैं, दुनिया भर के दारुल खिलाफा के अंदर वो बात करेंगे और अपना अपना नुक्ता नज़र वाज़े करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन है उसमें अपोजिशन नहीं है। राना आतिफ साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं इन प्रिंसिपल आपको बता दूं कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी होना चाहिए, उसके अंदर JUI की भी होना चाहिए, अपोजिशन को होना चाहिए। लेकिन हुकूमत से जब बात करते हैं वो कहते हैं जी वो आप हमें मानते ही नहीं है हुकूमत। जब आप हमें हुकूमत मानते ही नहीं है तो हम फिर आपके पास जाते हैं और हमें पता है आपने इनकार कर देना है। ये आपका रिकॉर्ड कुछ इतना दुरुस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत को तो जब कोई इनको अपोजिशन से कोई सपोर्ट चाहिए होती है, और जिस तरह देखिए मैंने जैसे पहले बार बार कह चुका हूँ कि जिस तरह की ये मर्जी हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसका जो मैंडेट है वो लेजिटिमेट हमारी नज़र में नहीं है, और तमाम अदाद शुमार भी यही बताते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की सलामती का मसला है, जब पाकिस्तान की यूनिटी का, तो हमने हर चीज़ को उसकी सानवी हैसियत हो जाती है। और आपने देखा कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर जिस तरह की यूनिटी अपोजिशन ने, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान की जो जितनी भी स्टेटमेंट्स जेल में आई, बावजूद इसके कि मिलने पे भी पाबंदी थी। लास्ट जुमेरात को पॉलिटिकल रुफका की मीटिंग थी, मेरा भी इसके अंदर नाम था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद हमने पाकिस्तान के लिए जो भी हमारी स्टेटमेंट आई उसमें हमने एक यकजहती का पैगाम दिया। आपने एक ब्रीफिंग अटेंड नहीं की इन मामलात के ऊपर। आपको हम प्रोग्राम्स के जरिए दरखास्तें भी करते रहे कि चले जाएं, ये बड़े संजीदा, आप नहीं अटेंड करते ब्रीफिंग। ये क्या रवैया? देखिए बात सुने, ब्रीफिंग क्या देखे, एक तो ये कि रात के 12 बजे जो जिस तरह की इनविटेशन दी जाती गई, और फिर आपने देखा कि सारों को दी गई ना, सारे गए ना। देखें नवाज शरीफ, देखें अगर वो किस लेवल की थी, अगर तो आपने, हमारा तो ये सिंपल ये था कि इमरान खान साहब को, और हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, हमने कहा इमरान खान को पैरोल पे रहा नहीं किया जा सकता, मुल्क का इतना बड़ा क्राइसिस है, और हमें समझते हैं कि, और आप इमरान खान की बात कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर नहीं है। ओहो, वक्त नहीं था ना। नहीं, वो देखिए यही वक्त होता है कौमों को इकट्ठा करने के लिए। एक आदमी जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लिए हुए इमरान खान ने, तो अगर आपकी बात है तो हुकूमत, देखें बात सुने तलत साहब, बात यह है कि उस टाइम पे अगर हमने यूनिटी दिखानी है, हमने हिंदुस्तान को अगर एड्रेस करना है, और हम तो बात कर रहे थे कि हम जाली केसेस की बात नहीं, हम कह रहे हैं कि पैरोल पे रहिए, ताकि एक कौम की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहिए। अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को अब छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन हुकूमत के लिए वो जरूरी था, हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन अब मैं देखें, अब हिंदुस्तान ने जो डेलीगेशन बनाया है, उन्होंने एक बड़ा एक्सपीरियंस बंदा शशि थरूर जो कि कांग्रेस का है उसको उसका हेड बनाया, और हमारे यहाँ आपने ऑपोजिशन को इग्नोर कर दिया। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अगर आपको इनविटेशन जाती तो आप लोग एक्सेप्ट करते? देखिए, अगर हुकूमत इनविटेशन रखेगी, उसके जो TORs होंगे, क्या उसकी क्या मोडलिटीज बाहर जाके पाकिस्तान नहीं, देखिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे साथ बातचीत करें, तफसीलात उसके सामने रखें, तो हम क्यों नहीं इस पर कॉपरेट करेंगे। देखें, आप देखें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया, जिसके ऊपर बड़ा उनको तनकीद का हनफित तनकीद बनाया जाता था, जितना हमने इस मौके के ऊपर, हमारा ये फ़र्ज़ था, किसी पे एहसान नहीं था, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी हैं और हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रह के हैं। ये कोई इख्तिलाफ़ पाकिस्तान से ऊपर नहीं है, और हमने साबित किया। और तो इसलिए हुकूमत को चाहिए ये था, अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा है, क्राइसिस नॉट ओवर येट। मैं आपको अभी तो जंग शुरू है। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये जो RSS है, इसका जो माइंड सेट है वो अब समझे, वो बिलीव करते हैं हिंदू सुप्रीमेसी के ऊपर, और उनकी जो एरोगेंसी, जो हिंदू ह्यूबरस था, मैं समझता हूँ कि वो उसको जिस तरह की हमने पूरी कौम ने और हमारी फौज ने जिस तरह की जंग लड़ी है, उसको जो हमने पुश बैक किया है और जिसने दिलेरी से पुश बैक किया है, ये हमारे पास एक मौका है कि हम अपना इंटरनली भी जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको भी हम स्टेबलाइज करें। और एक बात और मैं इजाफा कर दूं, देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसमें लेबर के और कंजर्वेटिव के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन जब चर्चिल ने वॉर कैबिनेट बनाई, वॉर मिनिस्ट्री बनाई, तो उसने एटली को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, लिबरल डेमोक्रेट्स को उसने कैबिनेट का हिस्सा बनाया कि एक यूनाइटेड एफर्ट होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे कोई नेशनल गवर्नमेंट या कोई वॉर कैबिनेट बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो इतना पिछले 2-3 साल के अंदर ये जो इतना खला आ गया है, उस खुला को पुर करने का इससे बेहतर है। और हिंदुस्तान अब हमें पाकिस्तान को हर तरह से खुदा ना खास्ते डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। हमें यूनिटी की जितनी ज़रूरत है, और वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आ सकती है। और माजरत के साथ वो
देखें जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन के अलावा ये कौम को यकजा करते हैं, कौम को जोड़ते हैं। कौम तो इकट्ठी हो गई थी ना जंग में। नहीं तो अभी भी आपको मौका अभी और बिल्कुल, लेकिन हमें और मजीद इसको ब्रिज करना चाहिए, ताकि बजाय कि हम कहें अच्छा ये हमारा टाइम गुजर गया, चलो अब कोई मसला नहीं, हम दोबारा अपनी बिल्कुल। मैंने तो आगाज में कह दिया था कि आपकी जमात की नुमाइंदगी होनी चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ माजी का हवाला देना चाह रहा था। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर आपको दावत मिलती, तरीके से मिलती, तहजीब से मिलती, तो आप ये ना कहते कि इमरान खान को पहले निकालो। देखिए ये दो चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि हम नहीं समझते, ये आपको भी पता है कि खान साहब के ऊपर जो 300 ले लें अडयाला से ना हो 300 हमारी मुलाकात तो हो नहीं रही। देखिए हम इमरान खान के ऊपर 300 मुकदमात हैं, और आपको भी पता है कि जिस तरह मुलाकातों के ऊपर जिस तरह की पाबंदी है, हम सब ये जानते हैं कि ये जो सारे केसेस हैं ये पॉलिटिकल नोयत के हैं। ये कोई इनका कोई लीगल मेरिट नहीं है, और एक एक करके तमाम केसेस उड़ चुके हैं। साइफर से लेके इद्दत से लेके अब अलकादर की जो अपील लगी है वो भी उड़ जाएगा केस, वो भी कोई केस नहीं है। लेकिन अब यह कि अब अगर हमने किसी चीज़ से सबक नहीं सीखना और हमने दायरों में सफ़र तय करना है, तो तलत साहब अनफॉर्चुनेटली इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक सबसे बड़ा लीडर है इमरान खान पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर है, और उसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मौका मिस कर दिया अपनी पार्टी को डायरेक्ट करने का। उमर अयूब साहब के बयानात मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत ने 85 करोड़ के आर्टिलरी शेल यूक्रेन एक्सपोर्ट कर दिए थे। एयरफोर्स के जहाज़ों में तेल होगा तो उड़ेंगे, आर्टिलरी शेल होंगे तो जंग करेंगे। किस किस्म के बयानात आप दे रहे थे? वैसे आपकी पार्टी दे रही थी ना ये बयानात? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बताऊं कि जब मौका मिस किया आपने, आप इसको मान नहीं आप अच्छा हुकूमत ये मिस कर रही है ना मौका। चले मैं आपको बताऊं, आपने जो 99% तकारीर हुई है, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देखने, कल मैंने भी तकरीर की, सबने तकरीर की है। जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, उसकी तकरीर थोड़ी सी, उसके डायनामिक्स थोड़ी और तरह के, वो हुकूमत को थोड़ा सा टेक टू द टास्क भी करता है, थोड़ा सा तनकीद भी करता है, ऐसे कोई ऐसा नहीं है। लेकिन तमाम लोग देखें, उन्होंने आप उनकी तकरीर का बाकी मतन देखे, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जो जितना मोदी को उन्होंने उमर अयूब साहब ने रगड़ा, और हमारे तमाम अक्रॉस द आयल, देखिए ये इसमें मैं पहले बात कह चुका हूँ, इस चीज़ पे एक चीज़ पे यूनिटी है, इस चीज़ पे कोई सियासत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पे कोई तनकीद होती है, कोई तनकीद थोड़ी सी ओवरबोर्ड भी कई दफ़ा हो जाती है, लेकिन तनकीद का मकसद कतन ये नहीं है कि कोई खुदा ना खासा कोई पाकिस्तान के नैरेटिव को कोई नुकसान बचाना है, किसी और चीज़ को नुकसान बचाना। अगर आपसे पूछूं, अगर आपके इमरान खान से मुलाकात हो तो आप क्या उनको मशवरा देंगे कि वो अपनी पार्टी का एक ग्रुप बना के दुनिया भर में भेजें? क्योंकि शिबली फराज साहब ने जिक्र किया हुकूमत की तरफ से तो चलें, वो उन्होंने काम नहीं किया जिनको करना चाहिए था। वो तो मैंने एडिटोरियली आपको बता दिया, मेरा मानना है कि आपकी पार्टी को होना चाहिए था वहाँ पे। ऐसा कोई आप काम करेंगे? मुल्क को आप खुद भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। देखें ये दिस इज बियॉन्ड माई पेचक, ये तो पार्टी लीडरशिप बेहतर समझती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। मशवरा क्या देंगे? दे सकते हैं ना। नहीं देखिए ये तो मैंने इस पर कंटेम्पलेट नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर हुकूमत को देखें, जब आप एक यूनाइटेड एफर्ट करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा एक तरफ हुकूमती वफद जा रहा है, एक तरफ अपोजिशन का वफद। देखिए आपकी इतनी तगड़ी लॉबी है, तो अमेरिका में अगर भारत के खिलाफ लॉबी करवा के उनके खिलाफ भी कांग्रेस से एक जॉइंट स्टेटमेंट वो तो देखें वो तो करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में देखें जब पाकिस्तान का मसला है ना, जब पाकिस्तान का मसला हो, जब एक इंडिया के खिलाफ हमने एक महाज पे करना, तो वो एक महाज इकट्ठा महाज होना चाहिए। ये नहीं सोचता कि अपोजिशन का वफद लड़ा जा रहा, लेकिन 30 सेकंड मेरे पास रह गए हैं और वो मैं आपको दे देता हूं। इफ यू हैव टू से समथिंग टू द गवर्नमेंट, व्हाट वुड दैट बी? मैं तो पहले कह चुका हूं कि हुकूमत को ये चाहिए कि ये एक मौका है कि आपने हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर और इमरान खान के ऊपर आपने इतने जाली मुकदमात बनाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टाइम है, आप कौम को इकट्ठा करें, आपको एक मौका है इस मौके के ऊपर कौम को इकट्ठा करें और ये तमाम जो जाली केसेस हैं ये ख़त्म करें। इमरान खान साहब बाहर आएंगे और हम चाहते ही हैं कि जितना भी थ्रू लीगल प्रोसेस इमरान खान साहब बाहर आएँ। और उसके अलावा मैं तलत साहब मैं आखिरी बात करना चाहूँगा थोड़ा सा ये, आप देखें ये जो कल जो IMF का प्रोग्राम हुआ है, 11 नई कंडीशन हमारे ऊपर इम्पोज कर दी गई हैं, तो उसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम आपके साथ करूँगा। ठीक है, लेकिन कोई एंकर अपने आखिरी 30 सेकंड किसी को देता नहीं है, ये याद रखिए। बहुत शुक्रिया।